चलो दोस्तों, कोल इंडिया के बारे में हम लोग डिटेल्ड एनालिसिस इस वीडियो में करने वाले हैं। बिजनेस को समझेंगे, क्या लेटेस्ट चल रहा है कंपनी में, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले, क्योंकि हमारा हमेशा लर्निंग पर फोकस होता है, तो दो कॉन्सेप्ट्स मैं आपको समझाने वाला हूं। पहला है प्रोडक्शन और दूसरा है ऑफटेक, और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेटा डिटेल सब कुछ मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाला हूं। प्रोडक्शन क्या होता है, जैसे कि नाम में ही है कि कितना कोयला प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, पिट से बाहर निकला और कितना प्रोड्यूस हुआ और प्रोडक्शन हो गया है, और वो तैयार कोयला है किसके लिए, बेचने के लिए, सेलिंग करने के लिए वो तैयार कोयला है, लेकिन वो प्रोड्यूस होकर एक जगह में है। ऑफटेक मतलब क्या, कि जो भी कोयला प्रोड्यूस हुआ है उसमें से कितना अब इंडस्ट्री में गया है और वो बेचा जा रहा है या फिर बिक रहा है, तो ये डिफरेंस होता है। अब इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाता हूं। फॉर एग्जांपल, कोई भी कंपनी, ठीक है, हाइपोथेटिकल से 100 मिलियन टन का उन्होंने कोल का प्रोडक्शन किया और उसका ऑफटेक सोच लीजिए 80 मिलियन टन का है। तो इसका क्या मतलब है कि कोयला प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है लेकिन बाजार में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है। तो क्या कंपनी को मैसेज जाएगा कि प्रोडक्शन को थोड़ा हम यहां पर कम कर दें, ठीक है। अगेन रिवर्स केस कि सोच लीजिए 80 का यहां ऑफटेक का एग्जांपल है, यहां सोच लीजिए मैं 100 या 105 का मैं फॉर एग्जांपल यहां पर ले लूं, तो इसका मतलब क्या है कि जितना प्रोडक्शन हो रहा है उससे ज्यादा का डिमांड है यहां पर। तो इसका मतलब क्या है कि प्रोडक्शन को और बढ़ाने की कोशिश करिए, कोयले की जो डिमांड है और ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये नंबर्स हमको देखने हैं, और चूंकि कोल इंडिया यहां पर मोनोपोली है एक तरीके से इंडिया में जो कोयले की बात है, तो वो नंबर्स हम यहां पर देखने वाले हैं। चूंकि ये लर्निंग चैनल है, यहां पर लर्निंग वीडियोस और कंटेंट आते रहते हैं। आप हमारे जो लर्निंग ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक को दिया हुआ है। पैसिव इनकम, डिविडेंड, लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, बिजनेस एनालिसिस रिलेटेड कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। 3700 से बड़ी की कम्युनिटी भी है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं। अब मैं जो प्रोडक्शन की बात कर रहा था, देखिए प्रोडक्शन का ये जो डेटा है थोड़ा बोरिंग लग सकता है आपको, लेकिन ये नंबर्स हैं। अप्रैल से दिसंबर कितना हुआ है, 532 मिलियन टन के आसपास ये प्रोडक्शन हुआ है, और लास्ट ईयर के कंपैरिजन में ये 11% ये ज्यादा है। तो प्रोडक्शन इस बार अच्छा हुआ है। कोल इंडिया का क्या टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 24 मतलब अभी जो 3 महीने हैं, इसको ये 780 मिलियन टन के पास ले जाए। तो ये बड़े टारगेट है यहां पर। जैसे लास्ट ईयर उन्होंने कुछ 700 मिलियन टन के पास उन्होंने खत्म किया था, तो अभी तो स्ट्रांग चल ही रहा है। 780 मिलियन टन टारगेट के पास पहुंचते हैं तो फिर बहुत ही जो प्रोडक्शन के नंबर्स हैं, रिकॉर्ड प्रोडक्शन के नंबर्स आ सकते हैं। अब प्रोडक्शन हुआ, ऑफटेक कैसा है, 532 मिलियन टन तो हमको पता चला। ऑफटेक उससे भी ज्यादा है, 552 मिलियन टन। इसका मतलब क्या है कि आप जितना प्रोड्यूस कर रहे हैं उससे ज्यादा भी आप बेच रहे हैं। अब क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि कैसे ये हो सकता है, लेकिन वो पिछले भी महीनों की कितनी सारी इन्वेंटरीज रहती है, ठीक है। तो डिमांड जितना है, सप्लाई उससे भी ज्यादा हो रहा है, और जो कोयले का ज्यादा यूज जो होता है पावर सेक्टर में, तो इससे कुछ हिंट भी मिल जा रही है कि पावर सेक्टर या जो बिजली इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं, वहां पर एक मजबूत ग्रोथ हो रहा है। भविष्य में भी एक स्ट्रांग ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों में जो थर्मल पावर है, ये जो ESG कंसर्न्स और बहुत सारे कंसर्न के लिए बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा था, लेकिन 2020-21 में कोविड उसके बाद में, और हमने देखा क्या कि थर्मल पावर की अभी भी जरूरत है। रिन्यूएबल आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। फ्यूचर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, ग्रीन हाइड्रोजन आएगा, रिन्यूएबल पावर से हम लोग के घर में इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वो होने का बिल्कुल है। लेकिन अभी का जो पीरियड है बिना थर्मल के नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो फ्यूचर है, और एक तरीके से जितना डेटा आ रहे हैं उससे इतना समझ में आ रहा है कि थर्मल और रिन्यूएबल दोनों ही को एग्जिस्ट करने वाले हैं दोस्तों। तो अगले कुछ सालों में अभी भी 25 गीगावाट थर्मल कैपेसिटी ऐड होने की बात है। जैसे ये IEX से मैंने डेटा लिया हुआ है, जैसे 2030 जो भारत का जो टारगेट है, टोटल 800 गीगावाट के ऊपर का टारगेट है, ये पूरे भारत का, रिन्यूएबल, कोयला, सब कुछ मिला के इतना भारत की कैपेसिटी होने वाली है। और रिन्यूएबल में कितनी कैपेसिटी होने वाली है, 506 गीगावाट। अभी कितना है सितंबर एंड तक, 178 गीगावाट। दैट मींस ऑलमोस्ट 3 टाइम्स से थोड़ा कम यहां पर ग्रोथ होने वाला है। तो अगर आप कोई एक थीम ढूंढ रहे हैं जहां पर बहुत जबरदस्त ग्रोथ होने वाला है, तो वो रिन्यूएबल की थीम है, रिन्यूएबल हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो है वो, ठीक है। कोयले की जब हम बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उसका डीग्रोथ होगा, अभी 239 गीगावाट के आसपास है, ये भी 267 गीगावाट रहेगा। और जिस तरीके से कोल इंडिया का डिमांड हो रहा है, तो एक इतना भी पता चल रहा है कि उनका जो परफॉर्मेंस है और अच्छा हो रहा है या होने की संभावना है। अब 2027, 28, 30 को पता चलेगा कि कितना रेलेवेंट रहेगा कोल इंडिया। लेकिन अगर हम आज की बात करें, जो बिल्कुल लेटेस्ट 2023 खत्म हुआ है, 2024 में भी जैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं, बिल्कुल कोल की डिमांड है और स्ट्रांग डिमांड यहां पर होने वाला है। हमारे देश की जो हम बात करें, 500 गीगावाट का रिन्यूएबल का टारगेट है यहां पर, और कोयला भी है यहां पर
तो दोनों ही अभी फिलहाल को एग्जिस्ट करेंगे, और चूंकि पावर जनरेशन में कोयला की एकदम भूमिका है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहने वाली है। अब कितना मार्केट कैप है? 2.38 लाख करोड़ का, मतलब एक लार्ज कैप की कंपनी है। पीई रेशियो 8.53 है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं कहा जाएगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में उनका देखिए, ये जैसे 2019 में देखिए 7, 6, 5 उस तरीके से आपको पी रेशियो देखने को मिल रहा था, 6, 7। पी रेशियो क्यों ऐसा देखने को मिल रहा था? क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही था कि उस समय में कोई भी ईएसजी वाले जो भी कंपनीज थी, ओल्ड इकोनॉमी जो कंपनीज थी, उनको पसंद ही नहीं किया जा रहा था। मतलब जहां पे भी ईएसजी कंसर्न था, वो हमने आईटीसी में भी देखा था, जो उनके प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पर थर्मल पावर को पसंद नहीं किया जा रहा था। तो ये हमने एक फेज देखा था खासकर 2019, 2021, लेकिन फिर रियलाइज किया मार्केट ने कि नहीं, इन सबकी रियलिटी में जरूरत है। फ्यूचर 2030-35 अलग हो सकता है, लेकिन 2022, 23, 24, 25, 26 ऐसा तो नहीं है ना कि ये सब नहीं रहेंगे। तो 11 का पीई मीडियन है उनका। अगर 10 ईयर का मैं डेटा लेता हूं, 5 ईयर का मैं देखूंगा तो आपको और कम देखने को मिलेगा। 5 ईयर का डेटा में आप देखेंगे डी रेटिंग हुआ है 6.5। खासकर हमने देखा था 18-19 का पीरियड थोड़ा सा टफ था। मैक्सिमम में भी देखेंगे तो 13 का पी है, तो हमने देखा है 6 से 13 के बीच में पी उनका है, और अभी भी पी जो है वो 8 के आसपास है। मतलब अपना रेंज जो है हिस्टोरिकल रेंज के थोड़ा सा नीचे ही हमको देखने को मिल रहा है। AAA की उनकी रेटिंग है, और डेट भी आपको बहुत ज्यादा नहीं दिखेगा। देखिए बहुत ज्यादा नहीं, डेट टू इक्विटी 0.09 ही, आरओई मजबूत है 56, रिटर्न ऑन कैपिटल भी 70% के ऊपर है, जो कि मजबूत है। अब चूंकि हमारा लर्निंग पर फोकस होता है, चैट जीपीटी को हम बहुत ज्यादा नई टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। चैट जीपीटी में हमने इन नंबर्स को एनालिसिस किया तो फाइनेंशियल ईयर 23 में अच्छा प्रोडक्शन और ऑफटेक का यहाँ पर डेटा रहा है। पावर सेक्टर में जो रिसर्च रिपोर्ट है उन्होंने कहा है कि पावर सेक्टर में बहुत जरूरत है। परफॉर्मेंस जो है उनका 38,000 करोड़ से ऊपर का उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर रहा है, और ये भी उन्होंने कहा है कि स्टेबल परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, केपेक्स है 15 से 20,000 करोड़ का, मतलब अपने जो भी बिजनेस ग्रोथ के लिए, इवैक्यूएशन और बहुत सारे काम के लिए, कोल वॉशिंग हुआ, माइनिंग, इन सब के लिए वो लोग खर्चा करने वाले हैं। हाँ, रिस्क भी है, सोशियो पॉलिटिकल रिस्क है, रेगुलेटरी रिस्क है, क्लियरेंस पाने के लिए थोड़ा समय लग सकता है, तो ये सब कुछ रिस्क इस बिजनेस में है। इंफ्रास्ट्रक्चर कांस्टेंट है, तो वो अभी केपेक्स कर रहे हैं कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी को और अच्छा किया जाए, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कांस्टेंट को ठीक किया जाए, तो उस पर कोल इंडिया काम कर रही है। बाकी कैश 39,000 करोड़ से ऊपर है। अभी बहुत रिसेंट में ही डिविडेंड भी आया था कुछ 15 रुपीज 25 पैसा का। अब उनके बिजनेस में एक चीज देखनी है कि ई ऑक्शन का क्या प्रीमियम होता है। देखिए लगभग 80-90% जो है वो रेगुलेटेड रहता है, लेकिन कुछ जो कोयला जो है वो इंटरनेशनल प्राइस के साथ वो बेचते हैं। अभी इंटरनेशनल पिछले कुछ महीनों में इंटरनेशनल कोयला का प्राइस बढ़ा है, तो एक्सपेक्टेड है Q3, Q4 के रिजल्ट में, जो मैं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, ई ऑक्शन के कारण से यहाँ पर प्राइस जो है अच्छा उनको मिल सकता है। बाकी जब रिजल्ट्स आएंगे तो हमको और ज्यादा यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी। लास्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कोल इंडिया की ही एक कंपनी है भारत कोकिंग कोल, उनका डाइवेस्टमेंट का भी उनका इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल चुका है। बहुत रिसेंट में डिविडेंड भी एक आया है, और एक्सपेक्टेड भी है, हिस्ट्री जैसी उनकी रही है, फरवरी और अगस्त के महीने में भी डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। तो अभी जो Q3 का रिजल्ट आएगा, Q3 मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 3 महीने का रिजल्ट जनवरी एंड या फिर फरवरी उस समय में एक्सपेक्टेड है, तो देखा जाएगा ये चीज को कि क्या डिविडेंड आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। सब्सक्राइब करके रखिएगा अर्ली फाइनेंशियल आजादी। और जो सोशल पॉलिटिकल रिस्क तो कोल इंडिया के केस में है ही। तो मुझे उम्मीद है एक बैलेंस्ड एनालिसिस हमने यहाँ पर किया हुआ है, जहां पर हमने बिजनेस को समझा है, प्रोडक्शन ऑफटेक के कॉन्सेप्ट को समझा है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हमारे चैनल में हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके प्यार के लिए। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।